नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। देश की सियासत में इन दिनों लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव ट्रेंड कर रहा है। वजह है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हालिया लक्षद्वीप दौरा। प्रधानमंत्री मोदी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए 2 से 3 जनवरी को लक्षद्वीप पहुंचे थे। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप समूह की अपनी यात्रा के दौरान कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर मालदीव और लक्षद्वीप की तुलना शुरू हो गई। पीएम मोदी की पोस्ट से मालदीव को मिर्ची से लगी। यही नहीं, मालदीव के कुछ मंत्रियों ने गुस्से में आकर प्रधानमंत्री मोदी और भारत को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। मालदीव सरकार के मंत्रियों के आपत्तिजनक बयानों के बाद दोनों देशों में हंगामा मच गया। सोशल मीडिया पर #बाइकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। दुनिया भर में मालदीव की निंदा होते देख राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने तीनों ही मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। लेकिन अब मालदीव को हिंदुस्तान से पंगा लेना भारी पड़ रहा है। दरअसल मालदीव की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर करती है, लेकिन इस विवाद के बाद से ही भारतीय मालदीव की बजाय लक्षद्वीप का रुख कर रहे हैं। इसी बीच इजरायल ने भी भारत का समर्थन करते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। इजरायल अब लक्षद्वीप में समुद्री पानी को साफ करने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने जा रहा है। तो वहीं बांग्लादेश को भी भारत का समर्थन मिल रहा है। बांग्लादेश भी भारत का समर्थन कर रहा है। बांग्लादेश ने भी मालदीव के आपत्तिजनक टिप्पणी की निंदा की है। एक तरफ मालदीव के मंत्रियों के विवादित टिप्पणी से भारत में आक्रोश है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि हम अपने पड़ोसी देशों से संबंध खराब नहीं करने चाहिए। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि आखिर मालदीव ये सब करके किसके इशारे पर कर रहा है और ये सब करके दिखाना क्या चाहता है? क्या इसके पीछे चीन का हाथ तो नहीं? क्या लक्षद्वीप पर्यटन का बड़ा हब बनने जा रहा है? चर्चा इन्हीं सवालों पर करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लक्षद्वीप, हर कोई इस द्वीप को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर जानता है, लेकिन बीते कुछ दिनों से लक्षद्वीप ट्रेंड में है। वजह है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हालिया दौरा। प्रधानमंत्री मोदी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए 2 से 3 जनवरी को लक्षद्वीप पहुंचे थे। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप समूह की अपनी यात्रा के दौरान की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की और लिखा था, जो लोग रोमांचकारी अनुभव लेना चाहते हैं, लक्षद्वीप उनकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। इसके बाद सोशल मीडिया पर मालदीव और लक्षद्वीप की तुलना शुरू हो गई। पीएम मोदी की पोस्ट से मालदीव को मानो मिर्ची लग गई। यही नहीं, मालदीव के कुछ मंत्रियों ने गुस्से में आकर पीएम मोदी और भारत को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली। मालदीव सरकार के मंत्रियों के आपत्तिजनक बयान के बाद दोनों देशों में हंगामा मचा हुआ है। मालदीव के मंत्रियों की टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर #बाइकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है। मामले ने तूल पकड़ा तो आनन फानन में मालदीव सरकार हरकत में आई और विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर सफाई दी और मंत्रियों के बयान से किनारा कर लिया। इतना ही नहीं, अपना पल्ला झाड़ते हुए उन्होंने 3 मंत्रियों को सस्पेंड भी कर दिया। लेकिन अब मालदीव को हिंदुस्तान से पंगा लेना काफी भारी पड़ गया है। सवाल है, मालदीव ये सब किसके इशारे पर कर रहा है? क्या इसके पीछे चीन का हाथ है? कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता, वैसे ही चीन ने एक बार फिर भारत के खिलाफ चाल चली है। हालांकि मालदीव की इस हरकत पर दुनिया भर में चर्चा का बाजार गर्म है। एक बात तो साफ है कि जिस तरह से मालदीव की नेगेटिव ट्रेंडिंग हो रही है, उसका टूरिज्म इंडस्ट्री पर भारी असर पड़ सकता है, क्योंकि मालदीव और लक्षद्वीप दोनों ही टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है। इस विवाद के बाद से ही भारतीय मालदीव की बजाय लक्षद्वीप का रुख कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी ने मालदीव के लिए बुकिंग तक बंद करने का फैसला किया। हमारी कंपनी ने रिसेंटली ये डिसीजन लिया है कि भारत से जो 3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते हैं, उनकी बुकिंग हमारी कंपनी इज़मार्ट ट्रिप अब स्वीकार नहीं करेगी।
इसका रीज़न जो हमारे सोशल मीडिया पे चल रहा है आज के टाइम में, और प्लस मालदीव्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके बयान से हमें काफ़ी आहत हुआ है और हमने ये डिसीजन नेशन फर्स्ट और बिज़नेस लीडर के तहत लिया है। हमारे हिसाब से हमें देश के ऊपर पहले ध्यान देना पड़ेगा, बिज़नेस बाद में आता रहेगा। बिल्कुल, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो मुहिम शुरू की है लक्षद्वीप को प्रमोट करने की, उन्होंने तो मालदीव्स के बारे में कुछ कहा भी नहीं था। उन्होंने तो बस लक्षद्वीप की एक अच्छाई दिखाई थी, उनके वीडियोस दिखाए थे, पूरी दुनिया को देखे, और जितनी फॉलोअरशिप हमारे प्रधानमंत्री जी की है पूरी दुनिया में लक्षद्वीप फेमस हुआ है। और लक्षद्वीप कैन बी अ बेटर डेस्टिनेशन देन मालदीव्स और मॉरिशस। मालदीव से भारत के बढ़ते तनाव के बीच अब भारत के दोस्त इजराइल ने भी मालदीव को आईना दिखाते हुए लक्षद्वीप की प्राकृतिक खूबसूरती की जमकर सराहना की। साथ ही उसने लक्षद्वीप को लेकर एक बड़ा ऐलान भी किया। इजराइल ने कहा कि वो इस केंद्र शासित प्रदेश में कल से समुद्री पानी को साफ करने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देगा। भारत में इजरायली दूतावास ने अपने एक्स हैंडल पर लक्षद्वीप की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, हम केंद्र की मोदी सरकार के अनुरोध पर पिछले साल लक्षद्वीप की यात्रा पर गए थे ताकि वहां पर समुद्र के खारे पानी को साफ करके उसे पीने लायक बनाया जा सके। इजराइल इस प्रोजेक्ट को कल से ही शुरू करने को लेकर पूरी तरह से तैयार है। जो लोग लक्षद्वीप के समुद्र के अंदर की सुंदरता से वाकिफ नहीं है, उनके लिए कुछ शानदार तस्वीरें पेश कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ मालदीव के बयानों पर देश में आक्रोश है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते रखने चाहिए। जिस तरह मालदीव सुंदर है उसी तरह लक्षद्वीप भी सुंदर है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ भेंट करके वहाँ की सुंदरता का जो प्रदर्शन है पूरे देश को, ने दुनिया को देने का प्रयत्न किया है। लेकिन मालदीव के कुछ लोगों ने जो टिप्पणी की है ये अपमानजनक है और उनका निषेध करते, धिक्कार करते हैं। और मालदीव पर जो भी हमारे सभी जो टूरिस्ट जाते हैं और उन लोगों को हमारा अपील है कि भाई वो मालदीव ना जाए और मालदीव पर बाइकॉट डालना चाहिए। ಮೋದಿ ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶನ್ನು ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ समयानुसारವಾಗಿ लक्षद्वीप की खूबसूरती का अंदाजा तो पहले भी हर भारतीय को था, लेकिन पीएम मोदी ने जो तस्वीरें शेयर की उसके बाद से इंटरनेट पर लक्षद्वीप को लोग सबसे ज्यादा शेयर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मालदीव के भारत विरोधी बयानों के बाद मालदीव सरकार खतरे में आ गई है। मालदीव में राष्ट्रपति मोइज्जू को उनके पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने तक की मांग की जा रही है। अब भारत से पंगा लेने के बाद मालदीव सरकार को और कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज इंडिया के लिए नेहा भदौरिया की रिपोर्ट। तो देखिए, लक्षद्वीप और मालदीव, इन दोनों के बीच जो है ऐसा लग रहा है कि बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन सा है, इसको लेकर के बवाल जो है वो शुरू हो गया है। चर्चा इसी पे करेंगे और हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप दुबे जी, नेता हैं बीजेपी से। संदीप जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। आदेश भारद्वाज जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आदेश जी, बहुत स्वागत आपका। संजीव जी, विदेश मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। साथ ही रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन BN झा जी हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। BN झा जी, बहुत स्वागत आपका भी न्यूज इंडिया पर। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और आदेश भारद्वाज जी, आप ही से चर्चा की शुरुआत करेंगे। सर, लक्षद्वीप अगर दुनिया का बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाता है तो उसमें कोई दिक्कत होगी क्या? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ये तो खुशी की बात है। और मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ आपको कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी का एक ट्वीट है 2021 का, उन्होंने तो ट्वीट किया हुआ लक्षद्वीप के बारे में जो है कि लक्षद्वीप को हमें इस तरह से डेवलप करना चाहिए, वह सबके सामने है। तो आज भारत सरकार के साथ खड़े हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं खड़े होंगे।
तो फिर अध्यक्ष अगर साहब कोई तो कुछ हमारे और बोल राष्ट्र रहे को हैं। चुनौती देता है, हमारे राष्ट्र के बारे में कुछ इस तरह की टिप्पणी करता है, तो हम अपने राष्ट्र के साथ खड़े होंगे। लेकिन अध्यक्ष साहब तो आपके कुछ और ही कह रहे हैं। अध्यक्ष साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैसे? इसलिए कि प्रधानमंत्री जिस तरह से चीजें करते हैं, लोगों को ट्वीट कर रहे हैं, वो उनको शोभा नहीं देता। सच्चाई ये है कि ये बहुत ही बड़ा फेलियर है हमारे विदेश मंत्री का। सरकार को उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं, हम उनका आदर करते हैं, लेकिन सरकार विदेश मंत्री की गलत नीतियों के कारण आज हमारे संबंध आस पड़ोसी राज्यों से खराब होते जा रहे हैं। उन्होंने तो जो बोला वो सही था। बिल्कुल सही था। नहीं, जो वहां के मंत्रियों ने बोला वो सही था। मंत्रियों ने गलत बोला, इसलिए तो कह रहा हूं कि विदेश मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए। तो हमारे प्रधानमंत्री शक्तिशाली व्यक्ति हैं। अच्छा, तो हमारे प्रधानमंत्री शक्तिशाली व्यक्ति हैं। इसमें हर चीज में जो ये बयान आया है कि हर चीज को प्रधानमंत्री पर्सनल लेते हैं, इसका क्या मतलब है? जरा ये अगर आप समझा पाए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनको पर्सनल नहीं लेना चाहिए। उनको जिसकी जिम्मेवारी है उसको पनिशमेंट भी करना चाहिए और उसको प्रोत्साहित भी करना चाहिए। नहीं, तो इसमें पर्सनल क्या उन्होंने लिया है? जरा ये क्लियर तो करें कि पर्सनल क्या लिया उन्होंने तो एक ऐसे जगह की तस्वीरें शेयर की जो हमारे देश का हिस्सा है, और हम यही चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो मालदीव जो जाते हैं वो आए लक्षद्वीप, वहां की खूबसूरती निहारे। क्या दिक्कत है इसमें? बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्यों इस तरह का जो है माहौल बनने दिया जाता है कि हमें अपने पड़ोसी राज्यों से हमारे संबंध खराब हो? तो ये विदेश मंत्रालय की जिम्मेवारी है। विदेश मंत्रालय कहीं ना कहीं इन चीजों की चूक कर रहा है। उसका ध्यान किन चीजों पे है उसको ध्यान करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री के पास बहुत सारा काम है, वो अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं, तो विदेशों से किस तरह से संबंध ठीक हो, कैसे किया जाए, यही तो विदेश मंत्री का काम है। तो वही तो वो कर लेकिन रहे वो हैं। विदेश मंत्री कर नहीं पा रहे हैं। वही तो वो कर रहे हैं कि आज मालदीव अपने ही मंत्रियों पर एक्शन ले रहा है। यही तो प्रभाव है। एक्शन तो वहां इतनी सब किरकिरी होने के बाद वो 5 लाख की आबादी है। वो सिर्फ 5 लाख की आबादी है अभिषेक जी, और हम इतना बड़ा राष्ट्र हैं। वो जितनी भी आबादी है मालदीव की, वो सब इंटैक्ट है। अगर सरकार कुछ कह रही है तो सरकार की वो सुन रहे हैं। हमारे यहाँ तो आपस में ही झगड़े हैं, और जब मुद्दा देश का आता है उसमें भी एकजुट नहीं हो पाते हैं। दुर्भाग्य तो ये है हमारे देश का। बिल्कुल एकजुट हैं। और 1988 के अंदर भी राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। मालदीव के अंदर कुछ लोगों ने तख्ता पलट की कोशिश की थी। उस वक्त भी मालदीव ने कई और राष्ट्रों से बात की थी। उस समय विपक्ष आपके साथ खड़ा था। हमने कुछ ही घंटों के बाद निर्णय लिया और अपनी मजबूत सेना को भेजा और वापस मालदीव को जो है वहां के आदेश जी, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा था। याद होगा 1988 का अगर आप जिक्र कर रहे हैं, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा था। हम भी साथ खड़े हैं, क्यों नहीं साथ खड़े? कहां सर? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बयान दे चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए बयान दे चुके हैं कि प्रधानमंत्री किस तरह का ये कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने क्या किया, मैं वही जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने किया क्या? विदेश मंत्री को समय रहते प्रधानमंत्री को बताना चाहिए और सही चीजें उनके सामने रखनी चाहिए। मतलब हमारे 2 लाख से ज्यादा टूरिस्ट मालदीव जाते हैं, हम उनकी तो बाइकॉट कर तो रहे हैं। बाइकॉट वो तो कर रहे हैं, वो सभी बाइकॉट कर रहे हैं। लेकिन हमारी ही देश की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री हर चीज को पर्सनली लेते हैं, भाई पर्सनली वो क्या ले रहे हैं? पर्सनली वो ये ले रहे हैं कि इस तरह से जो है जो दिखाया जा रहा है, ये विदेश मंत्रालय को बताना चाहिए था इनका हमारे लोगों पे, हमारे आसपास के देशों पे। आदेश जी, मैं तो ये जानता था आप क्लियर कट टू कट आप बातें रखते, लेकिन आज बात आप घुमा रहे हैं। घुमा नहीं रहे अभी आप बातों को हम बिल्कुल मैं तो क्लियर सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आज जब मुद्दा देश का है तो सभी विपक्षी पार्टी हो या सत्ताधारी पार्टी हो, सबको एकजुट होना चाहिए या नहीं? ठीक है संजीव जी, क्या मुद्दा अगर देश का होगा तो उसमें भी आप सियासत करेंगे? आपको यह नहीं दिखता है कि एक छोटा सा देश के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोल जा रहा है, देश के बारे में कुछ बोल रहा है, बावजूद इसके आप सरकार के साथ खड़े नहीं होते हैं?
देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जो राष्ट्रीय जो सुरक्षा के विषय हों या जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित और संरक्षित रखने के जो भी अन्य विषय हों, उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ये जो सारे जो भी हमारे विपक्षी दल हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जब किसी राष्ट्र के कोई मंत्री भारत के प्रधानमंत्री के विषय में कुछ अपमानजनक टिप्पणियां करें, तो ये सभी की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो अपने देश का, कि उसकी वो कड़ी आलोचना करे। और जाहिर है कि अभी आप देखिए तो भारत सरकार की जो कड़ी आपत्ति के बाद मालदीव्स की सरकार, जो कि भारत से वर्तमान समय में थोड़ी दूरियां बनाने की कोशिश कर रही है, उसको इस मंत्रियों को सस्पेंड करना पड़ा। और मालदीव्स की सरकार को अब इस बात को भी रियलाइज वो कर रही है कि अगर मालदीव्स भारत के साथ संबंध खराब करता है तो उसका जो पर्यटन उद्योग है, जिसके ऊपर उसकी लगभग 28% की जीडीपी आश्रित है, उसके ऊपर भारी उसका नुकसान उसको उठाना पड़ सकता है, क्योंकि भारत के पास अपने विकल्प मौजूद है। लक्षद्वीप एक बहुत ही अपार संभावनाओं वाला विश्व का टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और जिसको कि अब भारत विकसित करने जा रहा है। उसी तरीके से मालदीव्स की जो सुरक्षा के लिए भी, जैसे कि हमारे मित्र कह रहे थे कि 1988 में ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था और मालदीव्स की रक्षा हमारी सेनाओं ने की थी, और उस समय की तत्कालीन श्री राजीव गांधी जी की सरकार ने ये निर्णय लिया था। और जैसा कि आपने स्वयं कहा कि पूरा विपक्ष जो है सरकार के साथ था, तो ये जो भारत का जो अप्रोच मालदीव्स के साथ रहा है, वो अनेक आपातकालीन स्थितियों में भी मदद करने वाला रहा है। और मेडिकल इवैक्यूएशंस की अगर बात करें तो जो मालदीव्स के अनेक नागरिकों की जो आपातकालीन स्थितियों में उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भारत ने अनेक सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में मेडिकल इवैक्यूएशंस वहां से किए हैं, और भारत के अस्पतालों में लोगों को आपातकालीन स्थितियों में लाया गया है, भर्ती किया गया, उनके प्राणों की रक्षा की लेकिन आज गई। की परिस्थिति और तो यही है कि बेहतर लड़ाई मार्केट घर में ही है। कनेक्टिविटी- आज की परिस्थिति तो संजीव जी ये है कि लड़ाई घर में ही है। जी, सभी को, ये जो भी राजनीतिक दल है, इसीलिए मैंने कहा कि विदेश नीति और रक्षा नीति के विषयों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इस संदर्भ में सभी जो विपक्षी दल है, ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जब राष्ट्र के हित की बात आती है, राष्ट्र के प्रधानमंत्री के सम्मान की जब बात आती है, और कोई विदेशी अगर मंत्री इस तरीके की अपमानजनक बात कर रहा है, तो सभी तो को उसका आलोचना करनी चाहिए, सिरे से सवाल खंडन नहीं उठाने करते हुए चाहिए देश की कि सरकार के या साथ खड़ा personally होना चाहिए, क्योंकि आप- राष्ट्र सर्वोपरि है। आप बिल्कुल ठीक है सर। इसके उसको जरा भी पर्सनली ये कहना कि आप इसको पर्सनली ले लेते हैं वगैरह वगैरह का कोई आशय नहीं है। अगर इसके बारे में विपक्षी दल भी, वो हमारे देश जो के मालदीव प्रधानमंत्री के मंत्रियों की खिलाफ कड़ी अगर आलोचना बोलेंगे करें, तो फिर वो ज्यादा बर्दाश्त अच्छा है। नहीं होगा, चाहे वो कोई भी देश हो। अगर पड़ोसी देश जी, है बिल्कुल, तो बिल्कुल। पड़ोसियों के साथ रिश्ता उसी तरीके का रखा जाता है जिस तरीके का वो रखना चाहता है। ये आज की मोदी सरकार ये कहती है। संदीप जी, देखिए, दो बातें तो स्पष्ट है। हम भारतीय किसी के दुश्मन नहीं है, हम सबसे मित्रता करना चाहते हैं और सभी राष्ट्रों का हम सम्मान करते हैं, और सभी राष्ट्र की संप्रभुता खतरे में न पड़े, इसका अगर कोई देश चिंतन मनन करता है वो भारत है। रही बात जो विषय अभी हुआ है, हमने तो अपने बारे में बात करी है। एक बहुत बड़ी बात है अभिषेक जी, इस देश में उस चर्चा उस विषय पे नहीं हो रही है जिस विषय पे चर्चा होनी चाहिए। हमारे भारत के अंदर जितने भी टूरिज्म के डेस्टिनेशन हैं, वहां पे आतंकवादी गतिरोध आजादी के बाद विगत कई सरकारों में ये रही, और वो टूरिज्म डेस्टिनेशन को खराब कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, और भारत खरबों खरब रुपए का नुकसान सहता रहा। कभी ध्यान किसी सरकार की गई नहीं, और हम लोग कभी ये सोचते रहे कि दूसरे जगह जहाँ पे टूरिज्म डेस्टिनेशन है वहाँ हमारे लोग जाते, भारतीय जाते, क्यों जाते? उनको वहाँ सुरक्षा मिलती है, वो क्यों जाते हैं? वहाँ बम के गोले नहीं फूटते, वहाँ क्यों जाते हैं? कि वहाँ बेहतर उनको सुरक्षा भाव मिलता है, और वो देश उनका वेलकम करता है। आज भारत के अंदर ऐसी परिस्थिति बनी है, अब पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। अब हम भारतीयों को चाहिए, अब भारत उठ खड़ा हुआ है, चलने लगा है, सक्षम है, और वो आत्मनिर्भर बनना चाहता है और अपने योगदान सुनिश्चित करना चाहता है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने किसी की बुराई नहीं करी, किसी की बात नहीं करी, हमारी किसी राष्ट्र से कोई बैर नहीं है, लेकिन हम अपने बारे में अगर चिंतन मनन करते हैं तो हम बुरे नहीं है। हर राष्ट्र को अभी चिंतन मनन करने का अधिकार है, क्योंकि अभिषेक जी 1991 में जब से याराना पूंजीवाद आया है,
छोटे राष्ट्र खतरे में हैं, उनकी संप्रभुता खतरे में है। आप देखिए बड़ी बड़ी जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था वाले देश है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो छोटे छोटे कंट्रीज को क्या करते हैं, अपने आर्थिक स्थिति और कर्ज देके उनको चंगुल में फंसा के उनको खत्म कर देती है। भारत ने किसी को कर्ज भी दिया, हमारी तो वो नीति भी नहीं है। हमारी नीति तो ये रही है, प्रधानमंत्री सिंपल लक्षद्वीप जाते हैं और वहां की तस्वीर साझा करते हैं। अब किसी को मिर्ची लगती है बीएन झा जी, तो मिर्ची लगती है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? हम अपनी चीजों को तो प्रमोट करेंगे ना। अगर प्रधानमंत्री उत्तराखंड जाते हैं और कहते हैं कि आपको अगर डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, आइए उत्तराखंड में बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, क्यों बाहर जाते हैं? तो इसमें दिक्कत क्या है? अब जिस देश में जाकर के लोग करते हैं उस देश को मिर्ची लगे, तो इसमें हमारे देश की क्या गलती? भारत के बारे में कुछ भी अच्छा कहें तो कुछ लोगों को शायद पसंद नहीं आता है, और ये आम रूप से दिखता है। ये सिर्फ मैं मालदीव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम चीजों के कह रहा हूँ। अगर आप बोल लीजिए कि आज सेना काफी अच्छी स्थिति में है तो तहलका मच जाता है। आप ये बोल लीजिए कि हमारी जो नेबर्स हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, उससे हमारे अच्छे संबंध हैं, हम उनके साथ खड़े रहे हैं, जैसे पहले भी किया है। आपने आपके चैनल में भी बताया है कि मालदीव को ही ले लीजिए, बिल्कुल 1988 में जो प्रोजेक्ट कैक्टस चला था वो किस बिल्कुल जो सौहार्द मित्र होते हैं उनके लिए चला था। बीच में जब वहाँ के पानी पीने का जो पानी है वहाँ खत्म हो गया था, लोग वहाँ पे प्यासे मर रहे थे, तब भारत उनके साथ में खड़ा था। तो ये चीज आपको देखनी होगी कि आज के दिन में कम से कम ये सरकार, मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ, कम से कम ये सरकार ने दिखाया है कि चाहे आसपास के पड़ोस, चाहे नेपाल हो, चाहे मालदीव हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, कहीं पे भी कोई भी जो नेचुरल डिजास्टर या कोई भी जो प्रॉब्लम आई है वहाँ उनके साथ खड़ा दिखा है। तब आज के दिन में जब प्रधानमंत्री ने ये जो फोटोग्राफ शेयर की है, अभिषेक जी, मैं आज से 5 साल पहले मालदीव गया था, रोज का मेरा खर्चा था 80,000 रुपये, और यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ, ये जो आप फोटो शेयर कर रहे हैं जी, ये मालदीव्स में जो हमने देखा हुआ उससे कहीं बेहतर है। अब इसको लेके हमारे लोगों को क्यों परेशानी होती है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिए, आज के दिन में एक 26 या 28 सिर वाला रावण हमारे भारत में पैदा हुआ है। अब इस रावण को कैसे मारना है, क्योंकि ये हमें मार लेगा। अगर इसको खत्म नहीं किया गया तो ये हमारे देश को खत्म कर देगा। इस रावण का जो है खात्मा जरूरी है। और विडंबना ये है अभिषेक जी, विडंबना ये है कि इसमें सब हैं वो लोग जो आप नहीं चाहते। इसमें चोर हैं, ठग हैं, इसमें घोटालेबाज हैं, इसमें फिरौतीबाज हैं, इसमें जिहादी तंत्र हैं। ये सब जो रावण के सिर हैं ये हमें खुद आज खाने के लिए तैयार है। तो पूरी देश आज के दिन में ये चीज मान, चलिए कोई नहीं, अब तो अयोध्या भी सज गई है, रामचंद्र भी आ रहे हैं, तो दशानन का अंत तो होगा ही। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे तो इस चर्चा को और आगे जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप की। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। एक बार फिर से मैं सभी का स्वागत करता हूं। निरंजन पोद्दार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निरंजन जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। निरंजन जी, अब मैं आप ही के पास आ रहा हूं और समझना ये चाहूंगा कि अगर कोई देश अपने बेस्ट चीज को प्रमोट करने की कोशिश करता है, देश का प्रधानमंत्री अगर खुद इसमें इनिशिएट करता है, तो फिर इसमें दिक्कत आनी चाहिए किसी को क्या? जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, यानी कि जो जननी जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी ज्यादा महान और स्वर्ग से भी ज्यादा पवित्र मानी गई है हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति के अंदर। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि जिस तरीके से मैं बात करूंगा कि पिछले 600 वर्षों का हमारा जो समझ लीजिए एक पराधीनता काल था, यानी यूं कहें कि गुलामी का हमारा जो एक समय था, उसके बाद में भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज जो है उसको इतना हतोत्साहित कर दिया गया। और विशेषकर पीड़ा तब होती है अभिषेक जी, जब पिछले 75 वर्षों के अंदर जो हमारी जो स्वदेशी सरकारें हैं उनके अंदर भी एक स्वदेशी की जो भावना है उसको कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए उसको डिमोरलाइज कर दिया, उसको हतोत्साहित कर दिया।
और उसके अंदर जिस तरीके से लोगों ने अपनी एक जो भारत की पहचान है, यानी कि स्वयं के ऊपर लोगों ने विश्वास करना बंद कर दिया। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं इस वर्तमान काल का कि इस समय केवल भारतीय नहीं, पूरा विश्व इस टाइम भारत को आप ये समझ लीजिए इज्जत की नजरों से देख रहा है, सम्मान की दृष्टि से देख रहा है। उसका केवल और केवल एक कारण है, और वो कारण ये है कि भारत की जो युवा शक्ति, जिसने आप ये समझ लीजिए संबल को पहचाना, आत्मबल को और आत्म करामात को उन्होंने पहचाना, और पहचान करके आज जिस तरीके से पूरे विश्व भर के अंदर, चाहे आईटी के सेक्टर में, चाहे साइंस के सेक्टर में, चाहे विज्ञान के सेक्टर में, चाहे अंतरिक्ष के सेक्टर में, भारत जिस तरीके से जो वर्तमान हमारी युवा पीढ़ी और जो वर्तमान ऊर्जावान जो पीढ़ी है, वो जब इतने झंडे बुलंद कर रही है, तो आप ये मान के चलिए केवल और केवल भारत ही नहीं, पूरा विश्व भारत को सम्मान की दृष्टि से देख रहा है। और ऐसी स्थिति के अंदर जब आप ये मान के चलिए कि जब हमारी जो स्वदेशी सरकारें हैं, वो जब इन हमारे जो स्वदेशी जो टूरिस्ट उनको, तो कहीं ना कहीं जिनके हित टकराते हैं उनको तो तकलीफ होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए अभिषेक जी, एक चीज और है, हमारे यहाँ कहा जाता है, देसी भाषा में कहावत कही जाती है कि जिसकी खाए बाजरी उसकी बजाय हाजरी। लेकिन यहाँ पे कदाचित उल्टा हो रहा है कि जो हमारे पड़ोसी देश से, यानी कि जो मुट्ठी भर 5 लाख की आबादी, 15 लाख की आबादी, 12 लाख की आबादी, हमने तो वो समय काल भी देखा जब बांग्लादेश जैसा हमारा पड़ोसी देश हमारे सैनिकों को मार करके और लकड़ी ये पड़ोसी हम कितना करते रहेंगे, उन्हें हमारी परवाह नहीं, हम आंखें मूंदे कब तक बैठे रहेंगे? और किस चीज का इंतजार किसका? आज भारत स्वयं सक्षम हो रहा है। ठीक है सर, एक और चीज, भारत की विदेश नीति को लेकर के आदेश जी ने भी जिक्र किया। संजीव जी, मैं थोड़ा सा आपसे जल्दी से समझना ये चाहूंगा कि क्या भारत की विदेश नीति आज जो चल रही है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? ये क्या वाकई में कमजोर है? जिस तरीके से आदेश जी ने कहा कि विदेश मंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, ले लेना चाहिए इस्तीफा। देखिए, भारत की जो विदेश नीति वर्तमान समय में बेहद सशक्त है, जिम्मेदार है, संकल्पवान है, और भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए वैश्विक हितों को भी साध रहा है, वैश्विक हितों की भी सिद्धि कर रहा है। अभी हाल के समय में आपने देखा कि G20 का इतना सफल आयोजन भारत ने किया, और पूरे विश्व में भारत ने नेतृत्व प्रदान किया, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ, वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर की भावना के साथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना के साथ, अतिथि देवो भव की भावना के साथ इस भारत की विदेश नीति का जो गौरव है और जो सम्मान है वो पूरे विश्व में बहुत बड़ा है। एक सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव को पास करा ले जाना एक ऐसे समय में कि जब रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, विश्व में महाशक्तियों के बीच में एक द्वंद्व चल रहा है, ऐसे में एक कंसेंसस बेस्ड डॉक्यूमेंट को ला पाना न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के फॉर्म में बहुत बड़ी सफलता थी। उसी के साथ साथ अभी आप देखिए तो चाइना के साथ ये जो नया भारत जिस तरीके से डील करता है, चाइना जाहिर है कि इस नए भारत के समक्ष चाइना ने, चाहे वो डोकलाम रहा हो, चाहे वो गलवान रहा हो, हर जगह चाइना को एक घुटनों पर लाया गया और चाइना को ये बताया गया कि ये जो नया भारत है, आपके अनुसार भारत की विदेश नीति मजबूत आज के डेट में है और ये पूरी दुनिया भी स्वीकार कर रही है। आदेश जी, अब कहां आपको कमी दिख रही है विदेश नीति में? कौन सी कमी आपको नजर आ रही है? अभिषेक जी, मैं बड़े अदब के साथ आपको कहना चाहता हूं कि संजीव जी विदेशी मामलों के जानकार हैं, लेकिन मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि अभी ये सिर्फ एक ये मालदीव का इशू नहीं है। सच्चाई ये है कि अभी कुछ दिनों पहले यूनेस्को का चुनाव हुआ, 58 देश उसके सदस्य हैं, 38 देशों ने पाकिस्तान को वोट किया और हमें सिर्फ 18 वोट मिलते हैं, तो ये हमारी विदेश नीति का फेलियर है। पाकिस्तान जीत जाता है, हमारा उम्मीदवार हार जाता है, ये विदेश नीति का फेलियर है। बड़े अदब के साथ मैं संजीव जी को कहना चाहता हूं कि आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री ने विदेशी मेहमानों का इस तरह से आंकलन नहीं किया। इस तरह के बारे में अब की बार ट्रंप सरकार, तो ये कहीं ना कहीं विदेश मंत्री का फेलियर था, जिसके लिए कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री को आलोचना झेलनी पड़ती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो एक योग्य व्यक्ति है, जेएनयू के इंस्टीट्यूट के पढ़े हुए हैं, भारत सरकार की सबसे टफ परीक्षा को पास करके सर,
आज चाइना की इतनी हैसियत नहीं कि वो भारत को आंख दिखा सके, आज अमेरिका की इतनी हैसियत नहीं सर, तो नहीं बिल्कुल पूरी होगी सर। आज चाइना की हैसियत इतनी नहीं, अमेरिका की इतनी हैसियत नहीं, रशिया की इतनी हैसियत नहीं, ब्रिटेन, आप यूरोपीय यूनियन की बात कर लें, उनकी इतनी हैसियत नहीं जो भारत के अगेंस्ट खड़े हो सके, भारत को आंख दिखा सके। आप किस तरीके की विदेश नीति चाहते हैं? हम वही पड़ोसी रोना रोते रहे और वो आए हमारे सैनिकों को मार के चले जाए, हमें वो विदेश नीति चाहिए क्या? आदेश जी, मैं आप ही से पूछता हूं कि वो पाकिस्तान आए हमारे सैनिकों को मार के चला जाए, हम रोते रहें यूएन में जाकर के, वो विदेश नीति चाहिए? गलवान में हमारे भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया, हमें वो विदेश नीति चाहिए? या सैनिक हमारे सैनिकों को मार करके चाइनीज चले जाते और हम यूएन में जाकर के रोते कि चाइना ने हमारे सैनिकों को मार दिया? वो विदेश नीति चाहिए हमें। देश को गुमराह ना करे, हमने संधि की थी चाइना के साथ, 50 के गोली वहां पे। देश को गुमराह मैं नहीं कर रहा हूं सर, ये चाइना खुद स्वीकार कर रहा है कि उसके सैनिक मारे गए थे। मैं क्यों गुमराह करूंगा? मैं क्यों गुमराह करूंगा? चाइना खुद स्वीकार कर रहा है और हमें सच को सामने अमेरिका के कई रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं। सर मैं क्यों गुमराह करूंगा? मैं तो क्लियर एक चीज पूछ रहा हूं कि अगर इस देश में लक्षद्वीप को इस देश वार्ता होती है हमारे आदेश जी, अगर इस देश में लक्षद्वीप 19 बारी वार्ता होती है, परिणाम निकलता नहीं है। अगर लक्षद्वीप इस दुनिया का बेस्ट डेस्टिनेशन बनता है ट्रैवलर्स के लिए, तो इसमें सबसे ज्यादा खुशी अगर होगी तो हर हिंदुस्तानी को होगी, हर हिंदुस्तानी को होनी चाहिए। अब उसमें खड़े होकर के ये कहना कि आप पर्सनल ले जाते हैं, इसमें पर्सनल क्या लेना होता है? अभिषेक जी 1 मिनट का समय देंगे? बिल्कुल सर, बोलिए। मुझे बहुत खुशी होगी लक्षद्वीप इस तरह से बने, मालदीव से भी अच्छा बने, और हमारे अंदर ये क्षमता है, हमारे लोगों में योग्यता है। लेकिन मैं बड़े अदब के साथ आपको कहना चाह रहा हूं कि भगवान राम के श्री मंदिर का हम बहुत बड़ा शिलान्यास करने जा रहे हैं। उस शिलान्यास में भगवान श्री राम ने कहा कि जब राम सेतु बनाया था उस वक्त जितना श्रेय उन्होंने हनुमान को दिया था उतना इस गिलहरी को दिया था। इस गिलहरी में राम सेतु में योगदान है, ने अपने बालों में थोड़ी कीमती ली है। राम सेतु निर्माण की जैसी क्षमता थी, तो हम इस तरह सम्मान करते हैं। इसलिए पड़ोसी ठीक है आदेश जी, ठीक है संदीप जी, अब से तो दीजिए। ठीक है, ठीक सर, 10 सेकंड में जल्दी से बोल लीजिए, फिर मैं संदीप जी के पास जाऊंगा जल्दी से 10 सेकंड में। ठीक है आदेश जी। देखिए भारत के ठीक है आदेश जी, ठीक है CS जयशंकर के नेतृत्व में, देखिए भारत हाँ भाई संदीप जी से मैं पूछ लूंगा श्रेय आपको देंगे या नहीं देंगे, संदीप जी बता देंगे। 10 सेकंड अब रुक जाइए, संदीप जी बता देंगे श्रेय देंगे या नहीं देंगे। ठीक है संजीव जी, जल्दी से 10 सेकंड में बोल लीजिए प्लीज, जल्दी से। देखिए भारत के विदेश मंत्री श्री S जयशंकर का जो नेतृत्व है वो बेहद विजनरी है, शानदार है, और उनके नेतृत्व में जो भारत का जो विदेश नीति का, जैसे कि मैंने कहा कि जो गौरव है, जो सम्मान है वो बढ़ रहा है। जाहिर है कि गाइडेंस सबसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी का है, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए क्वाड जैसे इनिशिएटिव को लेने की बात हो, G20 का सम्मेलन हो, वातावरण परिवर्तन के विषय पर भारत का नेतृत्व हो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, ग्लोबल कॉमन्स को सुरक्षित रखने की बात हो, आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत चलते हुए पाकिस्तान के ऊपर 2 स्ट्राइक्स करने की बात हो, चाइना को घुटनों के बल ला देने की बात हो, तो हर जगह भारत की विदेश नीति का जो गौरव है बढ़ा है। और विदेश नीति में मैं कहूंगा कि 2014 के बाद से आमूल चूल परिवर्तन आया है, और उसमें श्री S जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है, और उनकी भली भली सराहना की जानी चाहिए। और हम सौभाग्यशाली हैं कि इस तरीके के विदेश मंत्री आज हमारे देश में हैं कि जिनके नेतृत्व में भारत का जो गौरव है, सम्मान है। ठीक है संदीप जी कुछ क्रेडिट मांग रहे हैं। अब आदेश जी की क्रेडिट तो हनुमान जी का जितना था उतना ही उस गिलहरी का भी था, जो जब पत्थर डाला जा रहा था तो उसमें आकर के वो रेत भर दिया करती थी। देखिए अभिषेक जी, मैं 2 बातें कहूंगा। एक तो मेरे मित्र कांग्रेस के साथी जो हैं उनको पाकिस्तान की नीति अच्छी लगती है, चाइना की नीति अच्छी लगती है, और ये भूल गए हैं कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क थे, आज चाइना ने उन पड़ोसी मुल्कों के साथ क्या हाल किया, कर्जे में डाला, श्रीलंका की क्या स्थिति करी, इवन पाकिस्तान की क्या स्थिति करी, मालदीव पे उसकी नजर है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भारत को देखते हैं, परखते हैं कि भारत कहाँ खड़ा है, तो भारत मजबूत हो रहा है, समृद्ध है। और समृद्ध पहलवान से कोई लड़ने नहीं आता साहब,
समृद्ध जो आप बात बड़ी बड़ी कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग सिर्फ आलोचना कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप विपक्ष में आलोचना करिए, आपको अधिकार है। लेकिन एक बात हमें नहीं भूलना चाहिए, हम सबके अच्छे बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है और हम सबको मिलकर अपने देश और समाज के लिए बेहतर सोचना और बेहतर करने की जरूरत है। कांग्रेस अगर काश ये काम करती तो आज ये दुर्दिन होकर उसको पाकिस्तान की तारीफ नहीं करनी पड़ती, चाइना की तारीफ नहीं करनी पड़ती, और आज भारत सशक्त है, अपने पैरों पे भारतीय खड़े हैं। भारत अपना गौरव गुणगान पूरे विश्व के पटल पे कर रहा है। कांग्रेस बार बार आलोचना जो करती है, उस आलोचना को बेहतर ढंग से प्रेम समझ के सोचे कि जो आलोचना कर रही है उससे वो देश के लोगों के दिलों से तरफदारी की है, दूर होती मैंने चली जा चाइना रही की है। तरफदारी माफ की करिएगा, है, जब मैं आप बोल रहे थे जनाब, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा था, मैं चुपचाप आपको सुन रहा था। आप उस पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं जो काश्मीर में उसने क्या कर रखा था। आप छद आतंकवाद जो हमारी स्वर्ग की धरती थी उसकी कैसी अव्यवस्था फैला रखी थी, आप उस चाइना की तरफ चले गए जो बॉर्डर पे वो क्या कर रहा था आपके शासन में, जब देश में शासन था। देखिए, जब से याराना पूंजीवाद आया है विश्व के पटल पे, सभी देश खतरे में। आज भारत यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यश कृति पताका पूरे विश्व में फैला रहा है। आंतरिक नीतियों का विरोध कीजिए, आप आंतरिक नीतियों का विरोध कीजिए, नीतियों का विरोध हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय जो चीजें चल रही उसकी जानकारी नहीं है तो उस विषय पे बोलने से ठीक है संदीप जी, नीतियों का विरोध हो सकता है, लेकिन जब बात देश की आएगी, राष्ट्र की आएगी, तो फिर देश की सरकार के साथ हर एक हिंदुस्तानी को खड़ा होना चाहिए। ठीक है, बी एन जी आपके पास आ रहे हैं, हम समझना ये चाहेंगे सामरिक रूप से अगर हम देखें, मालदीव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और शायद यही वजह रही है कि मालदीव को भारत कभी अपने से अलग करने की कोशिश नहीं करता रहा है। लेकिन जैसे ही मोइज़ू सरकार वहां बनी है, उनके तेवर अलग नजर आए हैं। और क्या यही कारण है कि पहले उनके मंत्री इस तरीके से बोलते हैं और आज तो अब स्थिति यह है कि हो सकता है अविश्वास प्रस्ताव उन्हें झेलना पड़ जाए, क्योंकि मालदीव के लोग शायद नहीं चाहते होंगे कि भारत से संबंध खराब हो। अभिषेक जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, ये सरकार ने अभी जो वक्तव्य दिया हुआ है, इस पे मत जाइए। ये तो सरकार जिस दिन इसका इलेक्शन हुआ था उसी दिन इन्होंने भारत के खिलाफ आवाज लगाई थी। इन्होंने प्रो चाइनीज स्टैंड अपना दिखाया था और ये भी कहा था कि भारत के साथ में इनको रिव्यू करना होगा। भारत से जो छोटी सी एक सैनिक दल हमारी है, वहां से उनको वापस भेजने का उन्होंने नहीं, आज से लगभग 1-1.5 महीने पहले ही उन्होंने अनाउंस किया था। तो ये आज की बात नहीं है, ये मालदीव की बात नहीं है। अभी हम लोग मालदीव और जहाँ पे लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं, हम जब वहां पे आते हैं तो देखिए, जब अपना देश सशक्त होता है, आज हमें गर्व हो रहा है। जो आप चित्र दिखा रहे हैं, जो वीडियो आप दिखा रहे हैं, ऐसा अगर हमारा आज के दिन में लक्षद्वीप है तो हम सबको इस लक्षद्वीप, इस भूभाग पे अपना गर्व करना चाहिए और इस सरकार पे गर्व करना चाहिए कि उन्होंने ऐसी दिशा निर्देश दिए हैं कि हम सबको इसके ऊपर में गर्व हो, जो ये चित्र आप बार बार दिखा रहे हैं। जहां तक मालदीव की बात है, देखिए, चीन से बहुत सारे लोग खुश होते हैं, पाकिस्तान आज के दिन में खुश है, आज के दिन में किसी हद तक नेपाल खुश है। नेपाल की बात आज से नहीं है, ये मिड 90s से ही नेपाल चीन का जो है वो पिट्ठू कहना तो गलत होगा, लेकिन उसकी तरफदारी कर रहा है। आज के दिन में श्रीलंका का क्या पोजीशन है, वो इस हालत में क्यों गया, वो हम सब जानते हैं कि इसमें चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। तो चाइनीज की जो डोमिनेंस ये पूरे, चाहे इंडियन ओशन हो, चाहे अरेबियन ओशन हो, चाहे भारत महासागर हो, सारे जितने भी हमारे पड़ोसी हैं, इसके ऊपर में बढ़ता जा रहा है। और देखिए, विडंबना यह है कि चीन जिस तरह से वहां अपने नागरिकों को, जिनजियांग में की मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, जिनजियांग में जिस तरह से अपने मुसलमानों को ट्रीट कर रहा है, आज के दिन में आश्चर्य लगता है हमें कि किस तरह से मालदीव जो एक इस्लामिक नेशन है, वो सीधा जाके चीन के गोद में जाके बैठने को तैयार है। उनको अपनी, मतलब वो अपनी सब कुछ जो आत्म सम्मान है, सब कुछ खो चुके हैं। तो ऐसी जब स्थिति हो तो तब कमेंट करना वाजिब नहीं बनता है। मैं सिर्फ रक्षा के दृष्टिकोण से कहता हूं कि आज के दिन जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा किसी भी तरह से नहीं होनी चाहिए थी, चाहे हमारा प्रतिपक्ष हो। जो आज के ये चर्चा का विषय बना क्यों, यही समझ में नहीं आया कि आखिर अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप को अगर प्रमोट करना चाहते हैं तो इसमें तकलीफ क्यों किसी को तकलीफ हो सकती है। उत्तराखंड में इस बार प्रधानमंत्री थे, वहां उन्होंने कहा कि डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए लोग जो दूसरे देशों में जा रहे हैं, आइए जरा उत्तराखंड की वादियों में आकर के यहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग कीजिए।
अब एक चीज, अब निरंजन जी आपसे भी मैं समझना चाहूंगा, क्या हमें ये अच्छा नहीं लगेगा कि आज जो हमारे कई बॉलीवुड स्टार्स हैं वो जाते हैं दूसरे देशों में जाकर के शादी करते हैं, कोई अमेरिका का जोड़ा आकर के और वो उत्तराखंड की वादियों में शादी करे, ये मतलब अगर हो तो ये देश का प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं तो इसमें दिक्कत क्यों किसी को होनी चाहिए? जब तक आप अपना आत्मबल नहीं पहचानेंगे, जब तक आप अपने ऊपर गर्व करना नहीं सीखेंगे, तब तक कोई भी आपका सम्मान नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से अभी जो एपिसोड चल रहा है जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए इसके अंदर आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि 135-140 साल पुरानी पार्टी, मेरे को समझ में नहीं आता कि इनके थिंक टैंक को हो क्या गया। क्योंकि देखिए, आप डोमेस्टिक राजनीति के अंदर आप विपक्ष में है, और विपक्ष में मेरे हिसाब से आपको विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए और निश्चित रूप से सरकार के कान खींचने चाहिए, टाइट करके खींचने चाहिए। लेकिन अभिषेक जी, हो क्या रहा है कि जब मामला इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का होता है, उस समय जब कोई विवाद चल रहा होता है, चाहे चाइना के साथ विवाद चले, चाहे इजराइल और हमास के बीच में मामला हो, लेकिन उस टाइम पे भी जब आप भारत सरकार से इतर अगर आप नई गाइडलाइन लेते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे इजराइल और हमास के बीच के अंदर जब मामला हुआ था, तो भारत सरकार का स्टैंड कुछ अलग था और अपोजिशन का स्टैंड कुछ अलग था। और अब जब मालदीव, अरे भाई, आप कम से कम उस मामले को सुलझने तक आप शांत रह सकते हैं, साइलेंट रह सकते हैं। अगर आप पक्ष में नहीं बोलना चाहे तो आप कम से कम उस चीज के ऊपर मौन रह सकते हैं। उसके बाद में मामला निपटने के बाद में आप घरेलू पॉलिटिक्स में उसको खींचिए। जब वो मामला, जब मालदीव से मामला हमारा शांत हो जाएगा, उसके बाद में आप केंद्र सरकार को खींचिए, आप अपने अपने तर्क रखिए कि उन्होंने क्या गलती करी, क्या नहीं करी। लेकिन जब लड़ाई के बीच में जब कोई विवाद है, उसी टाइम अगर आप सरकार को टाइट करना चालू कर देते हैं, उल्टा बोलना चालू करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप दुश्मन की तरफ खड़े हुए दिखते हैं। और ये मेरे हिसाब से ना आपकी राजनीति के पक्ष में और ना हिंदुस्तान के लिए पक्ष में। इसीलिए तो कहा जाता है निरंजन जी कि राजनीति में कभी कभी मौन जो है, राजनीति में कभी कभी मौन रहना भी बहुत जरूरी होता है, और शब्दों की तो बहुत ज्यादा कीमत होती है। शब्द कब और क्या और कितना और कैसे बोलना है, ये राजनीतिज्ञ भी जानते हैं। फिलहाल वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव में लक्षद्वीप अभी बहुत आगे चल रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया हो या इंटरनेट हो, सबसे ज्यादा लक्षद्वीप सर्च किया जा रहा है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।